हेलो फ्रेंड्स। हेलो स्टूडेंट। आपका स्वागत है गुरु क्लासेस में। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से हम अपने शेड्यूल को बनाएंगे। फर्स्ट यूनिट को पहले कवर करेंगे। और फर्स्ट यूनिट की यदि हम बात करें तो हमने सिलेबस डिस्कशन वाली वीडियो में कौन कौन सा टॉपिक हमको कब कब कवर करना है, कितने मार्क्स का है, वो सब डिस्कस किया था। आज हम फर्स्ट यूनिट से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली यूनिट में ही हमारा एक पहला टॉपिक पड़ता है कि इंट्रोडक्शन टू वेरियस फिलोसफीज। जो हमारी डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर में फिलोसफी यूज हो रही है या पहले यूज होती थी, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। यदि हम बात करें लास्ट लेक्चर की, तो हमने कहा था कि तीन तरह के मेथड हमारे पास थे, जिसको लेके हमारे पास हमें सारी चीजें डिस्कस करनी थी। तो सबसे पहले फिलोसफी की बात करें तो सबसे पहली फिलोसफी हमारे पास वर्किंग स्ट्रेस मेथड की फिलोसफी थी। फिर कहा हमने कि वर्किंग स्ट्रेस से हम आए थे अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड पे। ठीक है। और फिर जो आज के टाइम पे यूज करते हैं वो है लिमिट स्टेट मेथड। ये तीन फिलोसफी हमें डिस्कस करनी है। तो हम फिलोसफी में को डिस्कस करने का रीजन क्या है हमारे पास कि एडवांटेज डिसएडवांटेज पता चले, क्यों ये थ्योरी फेल हुई है, क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसीलिए हम फिलोसफी को पढ़ते हैं। यदि फिलोसफी की बात करें तो ये क्वेश्चंस एकेटीयू में लास्ट ईयर भी 10 मार्क्स का आ रखा है। यदि मैं बात करूं वेरियस फिलोसफी, तो ये क्वेश्चन जो आ रखा है ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था लास्ट ईयर के पेपर में ही, 2022 23 वाले एग्जाम में। सेक्शन बी का सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारे पास वेरियस फिलोसफी का पढ़ा था। ठीक है। अब ये हमारे पास सबसे पहले क्यों वेरियस फिलोसफीज आई, ये किस बेसिस पे डिपेंड है, ये हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं पहली फिलोसफी से। पहले इंट्रोडक्शन हम इसका पढ़ लेते हैं कि कंक्रीट है हमारे पास। तो अब कंक्रीट जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो अच्छी दे देती है, पर हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ में वीक है। इसीलिए क्या है, जब हम फिलोसफी का यूज करते हैं तो काफी सारे एजम्पशंस को साथ में हम लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डिजाइन मेथड है। इन डिजाइन मेथड के साथ साथ ही कुछ एजम्पशंस दिए गए हैं। कुछ एजम्पशन का मतलब है कि कुछ ना कुछ हमने अवधारणाएं लेके चले हैं हम, ताकि हमारे पास हम इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर सके, फंक्शनल भी इम्प्लीमेंट कर सके, सर्विसिबिलिटी भी के उस पे है। सबसे बेटर सबसे हमें जरूरी है इकोनॉमी ऑफ स्ट्रक्चर। तो इन तीनों चीजों को लेके हम क्या करेंगे, इन फिलोसफी को पढ़ने वाले हैं। यदि बात करें फिलोसफी की तो बहुत सारी कंट्री के अंदर काफी सारी फिलोसफी टाइम टाइम पे आई थी। जैसे हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड की बात करें तो अराउंड 1950s के आसपास में ही आया था। और इस फिर एसीआई कोड 1956 है, एक ब्रिटिश कोड 1957 है। बट हमें जो फोकस करना है वो हमारे पास क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो 1964 में आया था। इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS थ्योरी है वो 1964 में सबसे पहले आई। ठीक है। साथ के साथ अब इन फिलॉसफी में कुछ ना कुछ चीजें आई होगी। ठीक है। तो इस फिलॉसफी को तीन पार्ट में डिवाइड किया हमने। एक क्या कह सकते हैं टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। जैसे अ, हमारा बचपन में छोटे रहते हैं तो कुछ और तरीके की चीजें, नॉलेज कम रहती है। उसके बाद जब हम क्या है टीन एज में आते हैं तो नॉलेज में कुछ ना कुछ गेन होता है। फिर और जब टीन एज से बाहर निकलते हैं
तो एक लाइफ साइकिल की तरह ही ये तीनों थ्योरी भी आई है। ठीक है, तो पहली जो थ्योरी हमारे पास आई थी वो थी वर्किंग स्ट्रेस मेथड, या फिर इसे हम क्या करते हैं, एलोवेबल स्ट्रेस डिजाइन भी बोलते हैं। यदि मैं बात करूं किसकी, वर्किंग स्ट्रेस मेथड की, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड को ही हम क्या बोल रहे हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड को ही हम क्या बोलेंगे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, या फिर हम कहें इसको एलोवेबल स्ट्रेस डिजाइन। ठीक है, यदि इसकी बात करें वर्किंग स्ट्रेस मेथड की, तो ये सबसे पहला मेथड है जो अडॉप्ट किया गया था 20th सेंचुरी में। और इसके लिए लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि IS 456 वाला कोड ही यूज करते हैं, बट ये 1978 वाला जो कोड है वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में एप्लीकेबल रहता है। ठीक, जैसे अभी हम क्या यूज करते हैं, IS 456 2000 यूज कर रहे हैं, जो हमारे एग्जाम में लेगा ना अलाउड है। बट अर्लियर हम क्या यूज करते थे वर्किंग स्ट्रेस के लिए, IN 456 और इसका 1978 वाला। ठीक है, हालांकि अब तो मैंने बताया भी था कि 2012 वाला वर्जन भी हमारे पास है, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए, बट अभी भी हमारी यूनिवर्सिटी में क्या है, IS 456 2000 को ही ले जाना अलाउड है। बात करते हैं हम कुछ एजम्पशंस की। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कुछ एजम्पशंस हमारे पास हैं। ये बेसिकली यूज किसके लिए करते हैं, रेनफोर्स्ड कंक्रीट, स्टील और टिम्बर के लिए, स्ट्रक्चर्स के लिए ये थ्योरी एप्लीकेबल थी। अभी भी इसका यूज हम कुछ डिजाइन करने के लिए करते हैं, जहाँ हमारे पास LSM का डिजाइन सुटेबल नहीं बैठा है, वहाँ हम अभी भी इसको यूज कर लेते हैं। साथ के साथ हर एक मेथड को अडॉप्ट करने से पहले कुछ उसमें क्या लगाना पड़ता है, एजम्पशंस लगाने पड़ते हैं। तो मैं यदि बात करूँ तो इस थ्योरी को भी एप्लीकेबल करने के लिए हमने कुछ एजम्पशंस को माना है। ठीक है, इस एजम्पशंस की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहला एजम्पशन कहता है कि जो डिजाइन हमारे पास होगा स्ट्रक्चर का, वो वर्किंग लोड होगा। इट मींस कि डिजाइन इज बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ स्ट्रक्चर एट वर्किंग। सबसे पहला हमारे पास क्या लगता है, जो हमारे पास पहला एजम्पशन कहेगा वो है डिजाइन जो हमारे पास होगा स्ट्रक्चर का, डिजाइन इज बेस्ड ऑन द बिहेवियर of structure, and the behavior of structure and working load। जो हमारे पास डिजाइन चलेगा वो वर्किंग लोड पे चलेगा, जो लोड हमें दिया गया है क्वेश्चन में जो मिलेगा वो डायरेक्ट हमें वर्किंग लोड ही मिलेगा। ठीक है, साथ के साथ इसका एक और एजम्पशन आता है कि कंक्रीट और स्टील जो है वो हमारे पास दोनों इलास्टिक है, कब तक, विद इन इलास्टिक लिमिट। तो यदि सेकंड एजम्पशन की मैं बात करूं तो इसमें कहा गया है कि कंक्रीट एंड स्टील आर इलास्टिक, बट कहां तक इलास्टिक, विद इन इलास्टिक लिमिट।
लेकिन इलास्टिक। कंक्रीट की प्रॉपर्टी हमें पता है कि कंक्रीट जो है वो ब्रिटल में काउंट होता है, बट ये इस थ्योरी का ड्रॉबैक भी है कि हम इसको कहाँ इलास्टिक मान के चल रहे हैं, कहाँ तक, इलास्टिक लिमिट तक ही है। ठीक है सर। थर्ड एजम्पशन क्या कहता है कि जो कंक्रीट और स्टील है उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो परफेक्ट होना चाहिए। यदि परफेक्ट बॉन्ड नहीं बना है तो इसका मतलब इस थ्योरी को फिर हम एप्लीकेबल अप्लाई नहीं कर सकते। जो डिजाइन है, अब बात की है कि इसकी इलास्टिक लिमिट की। इलास्टिक लिमिट की यदि बात कर रहे हैं तो इलास्टिक लिमिट के लिए हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है जिसे बोलते हैं हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ भी वैलिड होना चाहिए जब हम WSM को अप्लाई कर रहे हैं। साथ ही साथ क्या है, एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है इस थ्योरी के लिए। और इस थ्योरी में हम क्या है, इफेक्ट ऑफ क्रीप, श्रिंकिंग, स्ट्रेस कंसंट्रेशन और जो सेकेंडरी इफेक्ट होते हैं उसको एजम्पशन में मान के चलते हैं, उसको कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है। साथ के साथ जो इनकमिंग लोड है वो डेड लोड या लाइव लोड है, वो क्या है, वो हमारे पास वर्किंग लोड है और उसे ही हम क्या कर देंगे एज ए डिजाइन लोड ले। तो क्या है, नेक्स्ट एजम्पशन क्या कहता है कि जो हमारे पास क्या है लोड है, कौन सा लोड है, इनकमिंग लोड है, द इनकमिंग लोड। और इनकमिंग लोड कौन सा भी हो सकता है, डेड लोड भी हो सकता है और लाइव लोड भी हो सकता है। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, वो ही वर्किंग लोड है। और ये वर्किंग लोड हुआ तो हमारे लिए डिजाइन लोड भी यही होगा। तो ये क्या है, एंड इट इज ट्रीटेड एज एंड इट इज ट्रीटेड एज कैसा लोड, डिजाइन लोड। ठीक है, तो ये कुछ एजम्पशंस थे इस थ्योरी के अंदर। ठीक है, दो एजम्पशन मैंने लिखे नहीं है कि एक तो हुक्स लॉ को ये फॉलो करेगा ही करेगा, बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट और स्टील परफेक्ट रहेगा, और क्या है स्ट्रेस, हमारे पास जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है फॉर कंक्रीट एंड स्टील वो क्या रहेगा, लीनियर रहेगा। तो हमारे पास ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है कि द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फॉर कंक्रीट एंड स्टील इन कॉम्बिनेशन रिमेन लीनियर अप टू फेलियर। जब तक फेलियर नहीं होता है तब तक हमारे पास ये क्या है, हम इसको लीनियर ही मान के चलेंगे। इम्पोर्टेंट है कि द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, the stress and the stress and strain for concrete and steel. The stress and strain for concrete and steel in combination remain linear up to, in combination remain linear कहाँ तक, up to फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास एजम्पशंस आते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है, इस थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स भी है हमारे पास। जैसे इकोनॉमिकल अनइकोनॉमिकल पड़ता है हमारे पास यदि हम लार्ज सेक्शन को डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो और क्या है,
एक एजम्पशन ये भी है कि स्टील स्ट्रेंथ जो है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं होती है, जिससे क्योंकि इससे पहले कंक्रीट किया जाता है, फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो लीनियर रिलेशन है हमारे पास एग्जिस्ट करता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में लिखा ही है हमने। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज फुल्ली यूटिलाइज्ड बिकॉज इट्स सेक्शन आर बैलेंस्ड और ओवर बैलेंस्ड। तो ये भी एक एजम्पशन है हमारे पास कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट तो क्या कर ली जाती है, फुल्ली यूटिलाइज कर ली जाती है, बट हमारे पास जो स्ट्रेंथ है स्टील की वो हमारे पास क्या की जाती है, वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं होती है। तो क्या कहेंगे, नेक्स्ट एजम्पशन की भी बात करते हैं। जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट is fully utilized but the strength of steel is not fully utilized। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कंक्रीट की स्ट्रेंथ तो फुल्ली यूटिलाइज हो गई, स्टील की क्यों नहीं हुई है? क्योंकि हम जो सेक्शन डिजाइन करके चलते हैं ना, वो बैलेंस और ओवर एनफोर्स सेक्शन को डिजाइन करके चलते हैं डब्ल्यूएसएम के अंदर। तो ऐसा मानते हैं कि स्ट्रेंथ यदि ओवर एनफोर्स सेक्शन होगा तो कंक्रीट पहले फेल हो जाएगा, बैलेंस में दोनों साइमल्टेनियसली है। एलएसएम में हम ओवर एनफोर्स सेक्शन को अवॉइड करते हैं, वहां हम बैलेंस किया अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन के लिए ही जाते हैं। कुछ ड्रॉबैक्स की यदि मैं बात करूं, यदि इसी थ्योरी के एग्जाम्पशंस तो हो गए, एक क्या ड्रॉबैक की बात करें। ड्रॉबैक्स तो एक तो यही है हमारे पास कि स्ट्रेंथ ऑफ स्टील फुल्ली यूटिलाइज हो ही नहीं, जितना स्टील डाल रहे हैं हम वो फुल्ली यूटिलाइज हो ही नहीं रहा। कंक्रीट को हमने क्या कहा है, कंक्रीट और स्टील दोनों को इलास्टिक मान के चले हैं, बट एक्चुअल में क्या है हमारे पास, कंक्रीट क्या इलास्टिक है? कंक्रीट है क्या? कंक्रीट तो हमारे पास ब्रिटल मटेरियल है। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है, कंक्रीट इज एज्यूम्ड एज कंक्रीट इज एज्यूम्ड एज इलास्टिक, बट इन रियल सिचुएशन कंक्रीट इज ब्रिटल। ठीक है, तो हमारे पास पहला ड्रॉबैक क्या है, कंक्रीट इज assumed to be elastic, but in real situation concrete is brittle। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट की यदि बात करें तो हमारे पास क्या है, स्ट्रेस जो कंक्रीट सेक्शन में है वो लीनियरली वेरी कर रहा है। अभी हमने एक एजम्पशन माना कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों हुक्स लॉ को फॉलो करेगा, हुक्स लॉ को फॉलो करेगा तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन लीनियर आएगा। बट क्या एक्चुअल में हो सकता है ऐसा कि दोनों के बीच में लीनियर रिलेशन आए? ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों के बीच में परफेक्टली लीनियर रिलेशन हमारे पास आ जाए। तो स्ट्रेस इन कंक्रीट जो हमारे पास है, stress in stress in concrete section is assumed linearly। यही तो माना है, लीनियर माना है, बट इट डज नॉट रिमेन लीनियर।
बट एक्चुअल में वो लीनियर नहीं रहती है, इसका ड्रॉबैक है। साथ के साथ जो हमारे पास एक्चुअल में देखा जाए तो क्रीप का इफेक्ट भी आएगा, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण श्रिंकेज का इफेक्ट भी आएगा। तो हमने क्या किया है वर्किंग स्ट्रेस में इन दोनों इफेक्ट को नेग्लेजिबल कर दिया है। तो एक्चुअल में तो वो इफेक्ट आ रहे हैं, बट हम उसको क्या मान के चल रहे हैं, नेग्लेजिबल मान के चल रहे हैं। ठीक है, साथ के साथ हमारे पास फेलियर जो है वर्किंग लोड पे ही हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये ये चीज हमारे पास है वर्किंग स्ट्रेस मेथड का कॉन्सेप्ट। साथ के साथ हमारे पास वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो मैक्सिमम स्ट्रेन आती है कहाँ पे, जो आउटर मोस्ट फाइबर जो होता है वो हमारे पास अप्रोक्स 0.0035 ही मानी जाती है। और उसके अंदर जो है जो बॉटम फाइबर होता है उसके अंदर वही जैसा हमारे पास कोड ने हमें बताया 0.87 और ES प्लस 0.002। ठीक है, तो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि कहाँ कौन कौन से स्ट्रेसेस होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी के ऊपर। यदि दूसरी थ्योरी की बात करें तो हमारे पास था अल्टरनेट स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, नोट्स में सारे ऑलरेडी प्रोवाइड करा दूंगा, तो कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ तो मैंने दो चार एजम्पशन ही दिए हैं, नोट्स में काफी सारे एजम्पशन लिखे भी हैं और प्रॉपर टाइप में नोट्स रहेंगे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड थ्योरी आती है अल्टीमेट लोड। अल्टीमेट लोड या इसे बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस थ्योरी, या तो यूएनएस कह दिया जाएगा अल्टीमेट लोड मेथड, या फिर हमारे पास क्या रहेगा अल्टीमेट स्ट्रेस थ्योरी की बात करते हैं। अल्टीमेट लोड क्या होता है, अल्टीमेट लोड का मतलब है कि सबसे ही ज्यादा लोड वो कितना गेन कर सकता है, वो मैक्सिमम लोड कितना गेन कर सकता है, वो है अल्टीमेट लोड। मतलब जिस लोड के बाद ये जिस लोड के बाद उसमें क्या जाएगा। यदि मैं बाइट टेस्टिंग की बात करूँ तो जब हमारे पास सबसे ई पॉइंट मिलता है उसके बाद फ्रैक्चर ही बचता है, जब पैकिंग बन जाती है तो वो हमारे पास फिर फ्रैक्चर ही बने, तो वो जो लोड जिस पे वो बनना है वो फेल होने ही वाला है, वो है अल्टीमेट लोड मेथड। तो अल्टीमेट लोड मेथड का सबसे पहले सेकंड की ही यदि मैं बात करूं, यदि इसके इसके एजम्पशंस की बात करूं तो सबसे पहला एजम्पशन यही कहता है कि जो हमारा पास डिजाइन होगा वो डिजाइन किस पे बेस्ड होगा, डिजाइन बेस्ड होगा हमारे पास अल्टीमेट लोड पर। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, डिजाइन इज बेस्ड ऑन अल्टीमेट लोड। यदि लास्ट थियरी की बात करें तो वहां ये वर्किंग लोड था, बट अल्टीमेट में क्या होगा, अल्टीमेट लोड हो जाएगा। अल्टीमेट लोड बनाने के लिए हमारे पास एक लोड फैक्टर का कॉन्सेप्ट भी आता है। तो अल्टीमेट लोड कैसे कैलकुलेट होगा, अल्टीमेट लोड को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम एक लोड फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो अल्टीमेट लोड होगा हमारे पास वो कैसे करेगा, कैसे निकालेंगे, हमारे पास लोड जो हमारे पास होगा इनटू एक लोड फैक्टर हमारे पास होगा। ठीक है, इससे हमारे पास ये अल्टीमेट लोड आ जाएगा। जिस तरीके से हमारे पास कॉम्बिनेशन बनाया गया है, आईएस कोड ने हमें एक कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कराया है कि 1.5 का फैक्टर लेंगे हम किसके लिए, आपका डेड लोड के लिए, और 2.2 का लेंगे हमारे पास लाइन लोड के लिए, और 0.5 का लेंगे विंड लोड के लिए। तो ये अभी हमारे लिए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कभी जरूरत पड़ी तो हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में।
तो साथ के साथ क्या है हमारे पास इस थ्योरी में जो स्ट्रेस स्ट्रेन का जो वेरिएशन आ रहा था वो लीनियर रहेगा, और मतलब लास्ट थ्योरी में लीनियर था, इसमें लीनियर नहीं रहेगा, इसमें हमारे पास वो वेरिएशन पैराबोलिक हो जाएगा। जो हमारे पास सेकंड एजम्पशन कहता है वो क्या कहता है कि जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो वेरिएशन था, ठीक है, तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो हमारे पास वेरी कर रहा था वर्किंग स्ट्रेस में लीनियर नहीं, वो अब कैसा रहेगा, पैराबोलिक रहेगा। स्ट्रेस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वेरिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं रिमेन पैराबोलिक, यहाँ पे लीनियर नहीं होगा, मतलब लीनियर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ नॉन लीनियर वेरिएशन होगा। साथ के साथ हमारे पास स्ट्रेस जो होगी उसकी वैल्यू भी अलग होगी, स्ट्रेन की वैल्यू भी है। तो एक और एजम्पशन कहता है कि जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो एक लिमिट तक वेरी करेगी इसके अंदर। वो कितनी लिमिट होगी, जो वैल्यू ऑफ स्ट्रेन है, वैल्यू ऑफ स्ट्रेन है वेरीज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, इसकी वैल्यू है 0.0025 से 0.004, 0.0025 टू 0.004, ठीक है। साथ के साथ क्या है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ स्टील और कंक्रीट दोनों हमारे पास क्या है, आर यूटिलाइज इन फुल, दोनों को अल्टीमेट लोड तक ही हम इसको यूज करेंगे, और कोई कंसिडरेशन नहीं ली है लेंगे इस वाले में हम किसको लेंगे, श्रिंकेज को और क्रीप को लेके। नो एनी कंसिडरेशन इन श्रिंकेज एंड क्रीप आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। कहा है कि कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, नो एनी कंसिडरेशन, नो एनी कंसिडरेशन किससे रिगार्डिंग कंसिडरेशन, वो है हमारे पास श्रिंकेज और क्रीप को लेंगे रिलेटेड टू shrinkage and creep, not taken, ऐसे नहीं लिखो, no any consideration related to shrinkage and creep are taken into consideration। you know पहले क्या दिया, are taken into consideration, taken into account। कोई भी एक कंसिडरेशन हम नहीं लेंगे, ठीक है। साथ के साथ क्या है, इससे हमारे पास सेक्शंस जो मिले हुए हैं, वहां पे हमारे पास सेक्शन जो था LSM WSM में इकोनॉमिकल सेक्शन नहीं मिलता, अन इकोनॉमिकल सेक्शन है, बट यूटीएम में सेक्शन जो हमारे पास सेक्शंस क्या होंगे, सेक्शंस जो हमें मिलेंगे वो इकोनॉमिकल मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू वर्किंग स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है। अब इसमें भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक थे, तभी तो ये थ्योरी फेल होके हमारे पास हम LSM पे आए हैं, ठीक है। तो जैसे हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड के ड्रॉबैक बताई, वैसे ही अल्टीमेट स्ट्रेस के भी कुछ ड्रॉबैक है। सबसे पहला तो ड्रॉबैक यही है कि हम इसको अल्टीमेट लोड कहें। अल्टीमेट लोड का मतलब क्या है कि यदि फेलियर होगा तो बिना किसी वार्निंग के फेलियर होगा, और बिना किसी वार्निंग के फेलियर होगा तो हमारे पास सावधानी घटी दुर्घटना घटी वाला केस हो जाएगा,
साथ ही साथ एकदम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा और फिर हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो है 10 ईयर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, प्रॉपर फॉलिंग हो गया एकदम सही है। बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे लास्ट और अभी के टाइम में एडॉप्ट की जा रही थ्योरी है, जो फिलोसफी हमारी है, वो थर्ड फिलोसफी हमारी क्या रहती है, थर्ड फिलोसफी हमारी रहती है लिमिट स्टेट मेथड। आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली लिमिट स्टेट हमारे यहाँ भी LSM से एक क्वेश्चन और WSM से एक क्वेश्चन आएगा कंफर्म है। 20 नंबर जो है लॉग क्वेश्चन में हमारे पास एक LSM और एक WSM मिलेगा। लास्ट ईयर एक फिलोसफी से भी क्वेश्चन था, तो सेक्शन बी में थ्योरी का क्वेश्चन आ गया था, बट सेक्शन सी में जो दोनों क्वेश्चन थे वो हमारे पास किसके थे, न्यूमेरिकल ही थे। ठीक है, लिमिट स्टेट की बात करें तो लिमिट स्टेट में क्या सबसे पहला क्या एजम्पशन हमारे पास आता है, जो LSM है हमारे पास, ये एडवांसमेंट है इसका ट्रेडिशनल मेथड जो हमारे थे। इसमें हमारे पास क्या रहता है, एक पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम लेते हैं। ठीक है, दो टाइप की हमारे पास लिमिट स्टेट होती है। एक लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी असली है हमारे पास। बात करते हैं लिमिट स्टेट मेथड की, तो लिमिट स्टेट मेथड की यदि बात करें तो हमारे पास दो तरह के लिमिट स्टेट मेथड था। दो तरह के लिमिट स्टेट मेथड तो कौन कौन से आते हैं, तो अल्टीमेट लिमिट स्टेट मेथड एक तो है हमारे पास अल्टीमेट लिमिट स्टेट मेथड, और एक हमारे पास आता है सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ठीक है, सर्विसिबिलिटी। अब हमारे पास यदि अल्टीमेट लिमिट स्टेट की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या जाता है, ओवर टर्निंग, फैटीग, स्लाइडिंग एटसेट्रा, इसमें हम कवर करते हैं। सर्विसिबिलिटी में हम क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन को, इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि सर्विसिबिलिटी के अंदर हम डिफ्लेक्शन और वाइब्रेशन को क्या करते हैं, कवर करते हैं। इसकी बात करें तो एजम्पशंस की बात करें तो लिमिट स्टेट बताएंगे मैंने, ट्रेडिशनल मेथड का क्या है, एक एडवांसमेंट वर्जन है हमारे पास। ठीक है, स्ट्रक्चर को यदि हमें डिजाइन करना है लिमिट स्टेट डिजाइन में, तो हमारे पास एक पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी यूज करते हैं। ये सबसे पहले जो था लिमिट स्टेट मेथड वो यूएसएसआर ने दिया था, जो अभी के टाइम में रशिया है। ठीक है, तो एजम्पशंस की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो पहला एजम्पशन क्या कहता है कि हमारे पास अल्टीमेट थ्योरी और इलास्टिक थ्योरी का ये क्या है, कॉम्बिनेशन है कि दिस मेथड कंबाइंस द प्रिंसिपल ऑफ किसका, लिमिट स्टेट ऑफ वो अल्टीमेट लोड थ्योरी एंड इलास्टिक थ्योरी। तो सबसे पहला एजम्पशन क्या कहता है हमारे पास कि दिस मेथड कंबाइन किस किस को, कौन कौन से दो थ्योरी है, कंबाइंस द प्रिंसिपल ऑफ अल्टीमेट लोड थ्योरी एंड कौन सा है दूसरी थ्योरी हमारे पास, कौन सी थी, इलास्टिक थ्योरी। यही तो दो थ्योरी थी हमारे पास, इसको हमने कवर किया है। साथ के साथ क्या है, द मेंबर हैव क्रैक्स एंड डिफ्लेक्शन विद इन द लिमिट ऑफ सर्विसिबिलिटी। या सर्विसिबिलिटी में हम किसको चेक कर रहे हैं, हमारे पास सर्विसिबिलिटी में क्या चेक होगा, डिफ्लेक्शन और
क्रैकिंग, ये भी इसका एक assumption ही है। The strain in the outermost compression zone of concrete is limited to 0.0035। इसका भी है कि जो स्ट्रेन है किसमें, इन कंक्रीट, कहाँ पे, कहाँ पे, टॉप मोस्ट फाइबर पे, टॉप मोस्ट फाइबर पे वो लिमिटेड रहेगी, कितनी है, लिमिटेड टू 0.0035। साथ के साथ यह है हमारे पास जो बेंडिंग स्ट्रेंथ रहेगी वो 0.446 टाइम्स ऑफ एफ सी के रहेगी। जो एफ सी के हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। हुक्स लॉ यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज फुली यूटिलाइज्ड, स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज fully utilized। अभी तक की थ्योरी में हमारे पास क्या होता है, डब्ल्यूएसएम में स्टील की स्ट्रेंथ को हम ले ही नहीं रहे। साथ के साथ इसमें एक और रिलेशन हमारे पास आता है कि जो ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन है वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं रहे, ठीक है। क्या है, ओवर reinforcement section design is not, क्या है, prescribed। ठीक है, ये हमारे पास है। और क्या हो सकता है कि जो डिफेक्ट इन कंक्रीट आया है उसको कंसिडर करके चलते हैं। क्या है हमारे पास, डिफेक्ट इन कंक्रीट is taken into ठीक है। साथ के साथ जो है हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेन किसमें, स्टील में भी होगी, तो वो कितनी हो, मैक्सिमम स्ट्रेन किसमें, इन स्टील, वो कितनी होगी, ये भी हमारे टोल में दी गई कि टी एस इज इक्वल टू 0.87 एफ डिवाइडेड बाई टी एस प्लस 0.00। ये हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेन है जो स्ट्रीम में डेवलप हो रही है। साथ के साथ एक दो एजम्पशन और भी एक यूनिवर्सली हमारे पास एजम्पशन है कि प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन्स बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास सेक्शन होगा, प्लेन सेक्शन था, वो बेंडिंग के बाद भी प्लेन ही रहेगा। किस तरीके से प्लेन रहेगा कि जब हम कोई एक बीम को लेंगे, तो मान लीजिए एक बीम है हमारे पास, जो ये बीम था और इस पर हमने लोड लगाया और इसका लोड लगने के बाद कुछ इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं कुछ सेक्शन होगा, ठीक है, तो ये वाला पार्ट थोड़ा थोड़ा यहाँ पहुंच गया होगा, ऐसे होते हुए हमारे पास क्या होगा, ऐसे स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप हुई है। तो यदि हम इसे सामने से भी देखें ना, तो ये अभी भी प्लेन ही दिखेगा हमारे पास। तो प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग का एम है कि जो स्ट्रेन का वेरिएशन है वो लीनियरली चलेगा, जो स्ट्रेन डायग्राम है वो लीनियरली चलेगा। तो यही हमारे पास तीन फिलॉसफी है। इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी इस फिलॉसफी में बना सकते हैं।
ठीक है, लास्ट ईयर ये 10वें नंबर का क्वेश्चन आ रखा था, तो कोशिश करना कि इन इस थ्योरी को थोड़ा पढ़ लो, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए आपको सारे एजम्पशन पता हो कि कहाँ कौन कौन से स्ट्रेसेस लगती हैं, क्या क्या हमारे पास चीजें इस थ्योरी को सॉल्व करने के लिए चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।